Hi, very good evening to everyone. Good evening, See sir. you all. Good evening, sir. Good Good evening, sir. evening, sir. Good evening, sir. Evening, sir. Good evening, sir. कैसे हो मंजू? गुड टू सी यू। आवाज आ रही है मेरी सबको? Yes. Yes, sir. चलिए, गुड, वेरी गुड। एनी क्वेश्चंस? एनीवन वुड लाइक टू स्टार्ट? जैसे कि सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा कि ये पहली क्लास है, ठीक है? तो सारा कुछ हमने बेसिक से ही स्टार्ट करना है, ठीक है? तो जो कुछ भी हम करने वाले हैं, हम इसके अंदर सारा कुछ बेसिक से ही करने वाले हैं, ठीक है? तो पहली चीज कि आप लोगों को हेजिटेट नहीं करना है। कुछ भी पूछने से पहले आप लोग बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेंगे, ठीक है? कुछ स्टूडेंट होते हैं कि जो पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं बिना कोई सवाल पूछे, ठीक है? और बाद में हमें लगता है कि वो रियलिटी में उन्होंने काम भी नहीं किया, ठीक है? और उसी बैच के कुछ लोग हैं जो लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों भी कमा रहे हैं, ठीक है? तो आपका ओपन अप होना, आपका सवाल पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वेरी गुड इवनिंग। तो सबका स्वागत है जो भी पहली बार क्लास ले रहे हैं, ठीक है? और जैसे कि ये शैनेगन का बैच है, तो इससे पहले कि मैं आप लोगों के सवाल लूं, मैं आपको शैनेगन का क्या कहते हैं, एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, ठीक है? इससे पिछला बैच जो हुआ था तो हमने उसके अंदर यही पढ़ाया था कि 27 कंट्रीज हैं शैनेगन की, ठीक है? और आज हम आपको पढ़ा रहे हैं कि 29 कंट्रीज हैं ऑफिशियली। शैनेगन के अंदर 29 कंट्रीज हैं। तो बुल्गारिया और रोमानिया दोनों के दोनों शैनेगन का पार्ट बन चुके हैं। और हो सकता है कि और 2 से 3 महीने में, नहीं तो बाय द नेक्स्ट ईयर, ठीक है, इट विल बिकम, साइप्रस विल ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ शैनेगन। तो साइप्रस को भी इसका पार्ट बनना ही पड़ेगा, ठीक है? कोई उनके पास ऑप्शन ही नहीं होगी। बट अभी अगर हम बात करें तो साइप्रस का वीजा अलग से लगता है, ठीक है? इसके अलावा जैसे कि हम जानते हैं, आयरलैंड जो कि यूरोप का पार्ट है, ठीक है, जो कि यूके वाले आयरलैंड की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है, जो यूके से अलग है, जिसे हम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कहते हैं, उसका वीजा भी अलग होता है। बट शेनेगन वीजा के बेसिस पर हम जा सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा शेनेगन के वीजा के बेसिस पर और भी कई कंट्रीज हैं जो हमारे को एंट्री देती हैं, जैसे कि टर्की। अगर हम टर्की की बात करें तो हम टर्की जा सकते हैं ऑन द बेसिस, हम टर्की का वीजा अराइवल पर ले सकते हैं अगर हमारे पास शेनेगन का वीजा है। हम यूएई का वीजा, ओमान का वीजा, इनों का वीजा अराइवल पे ले सकते हैं अगर हमारे पास शेनेगन का वीजा है, ठीक है? तो शेनेगन के वीजा की काफी वैल्यू है। और अगर आप शेनेगन का वीजा प्रॉपरली समझ जाते हैं, ठीक से अगर आप करने लग जाते हैं, ठीक है, तो और भी कई कंट्रीज का वीजा आप कर पाएंगे। जैसे कि हम बताते हैं कि जापान का अगर आप वीजा कर रहे हैं तो शेनेगन की तरह ही है, ठीक है? और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनका काफी मैच करता है शेनेगन से। तो इससे पहले कि मैं आपको आपके सवाल लूं, तो मैं आपको छोटा सा डॉक्यूमेंट दिखा देता हूं जिसके अंदर इन कंट्रीज के नाम है। चाहे आपको सबको ये नाम मालूम हो, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप एक बार ये लिस्ट जरूर देखें, ठीक है? तो जैसे कि आप यहाँ ऊपर देख रहे हैं, शेनेगन वीजा ऑफिशियल लिंक्स भी हैं इसके अंदर, ठीक है? वो हम आगे वाली क्लासेस में करेंगे कवर। कहाँ से हमें स्टार्ट करना होता है वो सारा कुछ इसके अंदर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 + 2 कंट्रीज। तो ये जो दो कंट्रीज हैं ये हैं बुल्गारिया एंड रोमानिया, ठीक है, जो कि 1 अप्रैल से इसका पार्ट बनी है। और साइप्रस इसका पार्ट बन जाएगा तो आप 30 हो जाएंगी थोड़े दिनों में, ठीक है? तो सबसे पहली कंट्री है ऑस्ट्रिया, ठीक है? फिर है बेल्जियम, क्रोएशिया। आपको ये रटी होनी चाहिए।
अगर आप सच में अपने आप को एक वीजा एजेंट कहना चाहते हो तो बिल्कुल आपको रटी हुई होनी चाहिए ये कंट्रीज, ठीक है। चेक डेनमार्क, चेक एशिया का मतलब है चेक रिपब्लिक, ठीक है। तो कहीं आप चेक रिपब्लिक भी पढ़ोगे, पराग इसकी कैपिटल है। डेनमार्क, डेनमार्क को थोड़ा सा हम लोग कम प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि जब हम वर्क परमिट की या स्टूडेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो डेनमार्क की थोड़ी वैल्यू हमारे लिए कम हो जाती है, याद रखना इस बात को। और अगर आप लोग पहले से वीजा एजेंट हैं तो डेनमार्क का वर्क परमिट बड़े आराम से मिलता भी है, बिकता भी है, ठीक है। ज्यादा ऑप्शंस होती हैं डेनमार्क की। तो जिन्हें इस बारे में नहीं मालूम है, जो सिर्फ इतना ही दिमाग में लेके चल रहे हैं कि शेनेगन है, तो वो उनको बाद में पता चलता है, ठीक है। जो चला जाता है उसको भी थोड़ा बाद में पता चलता है, ठीक है। एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, ये अल्फाबेटिकली दिया गया है, ठीक है। बाकी आपको मैप के अकॉर्डिंगली अगर इजी लगता है तो मैप के हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं। फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड। आइसलैंड बहुत कम लोग जाते हैं और बिल्कुल अलग है, ठीक है। अगर आइसलैंड से और ऊपर अगर आप जाएंगे तो ग्रीनलैंड और कनाडा है। शेनेगन के बेसिस पे हम ग्रीनलैंड जा सकते हैं, और ग्रीनलैंड से अगर कोई कनाडा एंटर करता है तो गारंटेड असैलम है, मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इटली, लाटविया, लिechtenstein। लिechtenstein एक बड़ी छोटी सी कंट्री है जो स्विट्जरलैंड और जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बिल्कुल बीच में आप मान सकते हैं। लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, ठीक है। अगर इन सब कंट्रीज के अंदर किसी एक कंट्री को हमें चूज करना है जिसकी सबसे कम वैल्यू है, तो मैं कहूंगा वो है माल्टा, ठीक है। नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्टुगल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ये चेक रिपब्लिक के पास है, ये स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो ये मेन हमारी कंट्रीज हैं जिन्हों की हम बात करते हैं इन रिगार्ड्स टू शेनेगन। बुल्गारिया एंड रोमानिया मैंने आपको ऊपर बता दी, ठीक है। तो टोटल 29 कंट्रीज हैं। अगर हम आज की डेट की बात करते हैं तो अभी हम ये नहीं बोलेंगे कि साइप्रस भी इसका पार्ट है, अगर हम आज की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, प्रैक्टिकल चीज़ है ये, ठीक है। और ये आपको समझ में आ गया होगा कि शेनेगन के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। इनमें से कोई भी एक कंट्री अगर आपको वीजा दे रही है तो बाकी सब कंट्रीज में हम जा सकते हैं, ठीक है। शेनेगन के वीजा को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 90-180 रूल, इसको अगर हम शेनेगन टर्मिनोलॉजी की अगर बात करें तो वो इसको कहते हैं 90-180 रूल, ठीक है। तो विजिटर वीजा, जब आपको लग रहा है कि किसी का वीजा आने के चांसेस कम है, तो हम विजिटर वीजा ही अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगर हम ये चाहते हैं कि किसी को 100% गारंटी देनी है कि शेनेगन का वीजा आएगा ही आएगा, तो हम स्टूडेंट वीजा पर जाते हैं, ठीक है। वर्क परमिट भी उसी ढंग से काम करता है, पर वर्क परमिट के लिए अगर हम स्टूडेंट वीजा से वर्क परमिट को कंपेयर करें कि हमारे को किस में कितना काम करना पड़ेगा, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट वीजा के लिए अगर आपको 3 दिन मेहनत करनी है तो वर्क परमिट के लिए आपको 40 दिन मेहनत करनी पड़ेगी। इतना काम करना पड़ता है वर्क परमिट के केस में, ठीक है, जब आप खुद कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये वाला सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि कोई फोन नंबर मिल जाए और उसी से काम हो जाए, तो फोन नंबर वैसे ही ले लेना मेरे से ठीक है। फिर क्लासेस में मत आना, फिर जब आप फोन नंबर ले लोगे फिर क्लास में आने की जरूरत ही नहीं होगी, आपका काम हो गया, आपने वैसे ही करना है, उसी की फीस, ठीक है फिर, है ना। चलिए जो भी है तो ये मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और हर एक, जितने भी स्टूडेंट हैं इस वक्त क्लास में, आप सबने ही मेरे को बताना है, ठीक है, कोई ऑर्डर नहीं है, अपने हिसाब से आप बता सकते हैं कि
आपको चाहिए क्या? आप शेनेगन का विजिटर वीजा, स्टूडेंट वीजा सीख रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि कौन सी ऐसी जादू की छड़ी मिल जाए कि हाँ, कोई ड्रॉर के अंदर एक कोई पैकेट होगा, वो आपको मिल जाएगा और फिर आप करोड़पति बन जाएंगे? अगर ऐसा लग रहा है आपको तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, हमें ऐसा कुछ लग रहा है। ठीक है। नहीं तो आप क्या चाहते हैं कि हाँ जी, हमें ये बता दो, ये बता दो, ये बता दो। तो ये आपने बताना है। ठीक है। आपने अपने सवाल पूछने हैं। आपको क्या लगता है कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है या गलत है वो, और आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है। तो ये सब चीजें आज आपको बोलनी है। ठीक है। ताकि उसी के अकॉर्डिंगली हम आगे चलकर आपको सिखा भी सकें एक एक चीज। तो कोशिश यही की जाएगी, जब आप स्टूडेंट और विजिटर वीजा सीख रहे हैं, तो वो सारा कुछ हम आपको सिखाने की कोशिश करें, चाहे इससे पहले हमने वो किसी को सिखाया है या नहीं सिखाया है। तो कोई बताना चाहेगा या कोई बोलना चाहेगा या पूछना चाहेगा? अरे एक चीज मैं पूछना चाहूंगा। बताइए सर, बताइए। आई एम वेरी न्यू टू दिस ट्रैवल बिजनेस। बिल्कुल सर। दिस इज फर्स्ट क्लास दैट आई एम ज्वाइनिंग। मेरे कोई ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है इसके बारे में। बट एक चीज़ मैं जो जानना चाहता हूँ, जैसे आजकल आपने इसमें लिंक भी दिए हैं, हर कंट्री का एक लिंक होता है वीज़ा अप्लाई करने का। और मैक्सिमम लोग जो है ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। बिल्कुल। हम उनसे कैसे डिफरेंट कर सकते हैं, या हम उन्हें ऐसा क्या दे सकते हैं कि वो हमारे पास आए? बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि वीजा का प्रोसेस इस ढंग से बनाया गया है, अगर हम किसी कंट्री की बात कर रहे हैं, कि कैंडिडेट खुद कर सके। ठीक है। बट क्योंकि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का पार्ट है, तो कैंडिडेट घबराता बहुत है। ठीक है। और कैंडिडेट चाहे घबराता ना भी हो, चाहे वेल एजुकेटेड हो, तो भी अगर वो खुद करेगा, तो चांसेस है, 99% चांस है कि वो अच्छी खासी गलतियां कर रहा हो। ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये कि आप जिसकी भी एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, आप उसके अंदर कोई गलती नहीं करने वाले। तो पहली चीज, अगर मुझे क्लाइंट कहता है कि भाई मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ, आपका सवाल यही है कि भाई आप तो मुझसे पैसे लोगे, ऑनलाइन होना है सारा कुछ, मैं खुद क्यों ना करूँ। तो सबसे पहला इसका जवाब यही है कि भाई आप खुद बिल्कुल कर लो, आपको हमारे पास आने की जरूरत ही नहीं है। बट हम गलती कुछ नहीं करेंगे। आपसे हो सकता है कुछ गलती हो जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको जो काम करने में हो सकता है 2 हफ्ते लगे, वो हम 2 दिन में कर लेंगे। ठीक है। और आपके 2 हफ्ते का जो टाइम बचेगा, वही हमारी फीस है। अगर आपको लगता है कि वो 2 हफ्ते बचाकर आप वो टाइम कहीं और स्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा, जब हम आपके अकॉर्डिंगली कर रहे हैं और रूल्स को फॉलो करके कर रहे हैं, तो रिफ्यूजल होने के चांसेस कम है। एज ए कंसल्टेंट, एज एन एक्सपर्ट, हम आपको पहले ही बता देंगे। आपकी सिचुएशन को समझ के, शैनेगन नहीं बताता किसी को। अगर आप वीएफएस को कहो कि वो बता दे कि हाँ जी, ये मेरी सिचुएशन है, क्या मेरे को वीजा मिलेगा, तो शैनेगन इस बात का कोई जवाब नहीं देगा। वो तो आपको सिर्फ एक स्टैंडर्ड लिस्ट दे रहा है कि हाँ जी, ये डॉक्यूमेंट दे दो। किसी का वीजा लगवाना इज नॉट ओनली पुटिंग दी स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट फिलिंग अप द फॉर्म। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये हम बता सकते हैं। एक ईमानदार वीजा एजेंट को पहले से इस बात का जवाब देना चाहिए। ठीक है। कि भाई आपकी ये है, आपके पास एक कैलकुलेटर होना चाहिए। आप सबके पास एक कैलकुलेटर होना चाहिए कि हाँ जी, आपका ये स्कोर बन रहा है। आपने मुझे जो बताया, इसके हिसाब से आपका ये स्कोर बन रहा है। और ये आप जहां पर बैठ के अपने क्लाइंट से बात करते हो, वहां पीछे लिखा होना चाहिए, एक फ्रेम में आपने उसको लिख के रखा हुआ हो कि हाँ जी, अगर इतना परसेंट आपका स्कोर बनेगा तो आपका विजिटर वीजा लगेगा। तो ये कैलकुलेटर आप लोगों को क्रिएट करना चाहिए। आप नहीं करेंगे तो मैं करके दूंगा, ऑब्वियसली। है ना। तो ये आप क्लाइंट को पहले से बता दें, तो आप कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, उसको रियलिटी दिखा रहे हैं। इसके अलावा जो आपकी फीस है,
वो सिर्फ वीजा लगवाने की नहीं है, कन्वीनियंस देने की भी है। अगर इस क्लाइंट ने पहले बायोमेट्रिक करवाया हुआ है तो उसको जाना नहीं पड़ेगा, आप अपने किसी कुलीग को भेजेंगे। अगर इसने कभी नहीं किया है तो मैं ये भी बता दूं, जो पहली बार बायोमेट्रिक करने के लिए जाते हैं उसमें से 40% लोग वापस आते हैं। 40% लोग उस दिन वापस आते हैं, उनको वापस ही आना पड़ता है। क्यों वापस आना पड़ता है? क्योंकि उनकी फाइल के अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं, गलतियां होती हैं, जिनको ठीक करने के लिए उन्हें वापस आना पड़ता है, दोबारा से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो आप ये बात को सोचो कि कितना टाइम वेस्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आप डिफरेंट करते हो। ठीक है, अब बात आ जाती है कि चलो ये तो आप एक एंड यूजर से डिफरेंट कर रहे हो, व्हाट अबाउट बीइंग डिफरेंट फ्रॉम योर ओन कंपिटिटर्स? अब दूसरा सवाल तो, दूसरे स्टेज तो ये आ गई ना, पहले तो आप चलो एक आप एक्सपर्ट बन गए तो आपने एंड यूजर्स को खत्म कर दिया। अब अपने कंपिटिटर्स को कैसे आप ठीक करोगे? कंपिटिटर आपके प्राइस के बेसिस पर आपको कम डिसाइड करता है, आपकी नॉलेज के बेसिस पे आपको ज्यादा चूज करता है, आपके बिहेवियर, आपके प्रोफेशनलिज्म के बेसिस पे आपको ज्यादा चूज करता है। तो और भी लोग हैं, कोई आप अकेले क्लास में नहीं, और भी हैं, ये सब भी वही सब सीख रहे हैं। बट इस बात की श्योरिटी है कि सारे के सारे वो चीज मेंटेन नहीं कर पाएंगे। कोई किसी अच्छे ढंग से करेगा, कोई थोड़े कम ढंग से करेगा। ठीक है, और अगर सारे के सारे करते हैं, सबकी मार्केट अलग अलग है, आप जज नहीं कर सकते हो, यू कैनॉट इवन एनालाइज कि कितने ज्यादा लोग हैं। जितने अभी वीजा एजेंट हैं उससे 100 टाइम्स हो जाएंगे ना, तो भी सब पैसे कमा रहे हैं। तो आपको ये कभी भी नहीं सोचना। ठीक है, अगर मेरी केमिस्ट की शॉप है, मैं अगर ये सोचूं आज से, अगर मैं 3 साल पहले ये सोचता कि एक और केमिस्ट की शॉप खुल रही है तो पता नहीं मेरा बिजनेस क्या होगा। आप सोच के देखो, सारे केमिस्ट की शॉप्स के ऊपर भीड़ है, ऐसा ही है ना। सो इट इज लाइक दैट ओनली। ठीक है, तो आप जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक से करो। और सबसे बड़ा जो मेंटल ब्लॉक होता है वो हमारा ही क्रिएट किया हुआ होता है। जब तक आपको ही विश्वास नहीं है तब तक आप क्लाइंट को कैसे विश्वास दिलवाओगे? जब आपने कैलकुलेटर बनाया और आप कह रहे हो कि हाँ जी 90% है आपका वीजा आएगा, तो वीजा आएगा, तो वीजा आएगा। तो ये आप अलग कर रहे हो। ठीक है, जिसका वीजा नहीं आ सकता, आपके ही कैलकुलेटर के अकॉर्डिंगली जिसका वीजा नहीं आ सकता, उसका वीजा भी आ जाए, आप ये अलग कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसी भी कुछ चीजें आप सीख पाओगे कि जिनका वीजा नहीं आ सकता उनका वीजा भी आ जाए। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। और बताइए, और कोई कुछ पूछना चाहे, या आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर कोई बहुत कमी है, कोई बुराई है? हाँ जी बताइए देवेंद्र जी। सर ये यूके का वीजा रिजेक्शन होता है, ठीक है, टूरिस्ट वीजा। और तो हम फिर यूके का टूरिस्ट वीजा रिजेक्शन है, ठीक है। तो हम सेनेगन का वीजा फिर डिपेंडेंट वीजा मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि अगर किसी का 3 बार भी वीजा रिफ्यूज है, ठीक है, जिस कंट्री ने किया है उसको भी वीजा मिल सकता है। जो आप सवाल रवि ने यहाँ पर कुछ सजेशंस दिए हैं कि एक सेकंड एक तो आप अपना डोमेन बुक करो और दूसरा ट्रेडमार्क करो। बिल्कुल ठीक है, अगर आप ये चाहते हो कि आपके नाम का कोई मिस यूज ना करे, ठीक है, तो ट्रेडमार्क किया जाता है। और डोमेन का मतलब है कि वेबसाइट डोमेन, ये कह रहे हो ना रविकांत? ठीक है, ये हम वैसे भी चेक कर सकते हैं। पर डोमेन के अंदर डिसएडवांटेज ये होती है कि आपने कोई एक डोमेन लिया, आपने .com ले लिया, ठीक है, किसी और ने .in ले लिया,
या आप कहते हो मैं .com भी ले लूंगा, .in भी ले लूंगा, .org भी ले लूंगा, एसोसिएशन भी ले लूंगा, .in भी ले लूंगा, जितने मर्जी ले लो, और 10 निकल आएंगे कल को। TR आ जाएगा, PR आ जाएगा, JE आ जाएगा, बहुत सारे आ जाएंगे, क्योंकि वो तो वेब के ऊपर नए नए उन्होंने खोलने हैं, फिर कोई उसी नाम से कर लेगा, तो एक तरह से डोमेन को तो मिसयूज कर सकता है। पर हाँ, .com आपके पास है तो .com कोई और नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो यूजली ये मल्टीपल चीजें होती हैं जो हमें चेक करनी होती हैं, ठीक है। 4 क्लासेस का कॉम्बिनेशन है ये, कंपनी कैसे रजिस्टर करती है, ठीक है। प्री रिकॉर्डेड क्लास है, तो अगर आप चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको भेज दूँ, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं हमारा पहला सेशन खत्म करता हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू। मैंने बड़ी कोशिश की आप लोगों को एनकरेज करने की कि सब लोग कुछ ना कुछ सवाल जरूर पूछें, ठीक है, पर सबने नहीं पूछे, राइट। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आगे आने वाली क्लासेस में अपने एप्रीहेंशंस भी जरूर बताएं, और जो आप सच में सीखना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि भाई आप एक कोर्स कर रहे हैं, एक हाई वैल्यू आप कोर्स कर रहे हैं, तो उस कोर्स से आपका आउटकम क्या है, रिजल्ट क्या है, ठीक है, वो मैं सुनना चाहता हूँ। अगर आपको ग्रुप के सामने ये बात बोलने में हेजिटेशन है, तो वो आप अलग से भी बोल सकते हो, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख कर दे सकते हो कि हम ये चाहते हैं कि हमारा आउटकम ये हो, सो आई मेक श्योर कि मैं आपको वो सिखा, ठीक है। तो यहाँ मैं क्लास को एंड करूँगा। थैंक यू।